आप सभी का स्वागत है। मैं इप्शा, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है कुछ अनकही कहानियाँ, हर कहानी कुछ कहती है। तो आज हम स्वागत करते हैं गीता का, और गीता के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि गीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उससे भी ऊपर जो मैं उनकी तारीफ़ के लिए कहना चाहती हूँ कि वो एक सफल बिजनेस वुमेन है। तो आज जानते हैं गीता की कहानी, गीता की ज़ुबानी। तो गीता, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हम लोग बैठकर आपके बारे में बात करना चाहते हैं, आपके कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं, कैसे ये सफ़र आपने तय किया इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्नों का सिलसिला है वो शुरू होगा कि अभी आप क्या कर रही हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि गीता एक सफल बिजनेस वुमेन है। थैंक यू इप्शा, पहली बात तो मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात सबके सामने रख पाऊँ और सबसे कह पाऊँ। और बहुत कम ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जब आप एक सक्सेसफुल वुमेन होते हैं या आप जो भी कर रहे होते हैं सक्सेसफुल, मैं अपने आप को नहीं कहूँगी, अभी तो मेरी सफलता बहुत बाकी है। तो अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और बुलाया, इस तरह से बोलने के लिए बोला है। तो बिल्कुल मैं बताऊंगी कि मेरा जो बिज़नेस है वो एक एडवर्टाइजिंग बिज़नेस है, जिसमें फ्लेक्स प्रिंटिंग है, विनाइल प्रिंटिंग है, ब्रांडिंग का काम होता है। हम लोग सारे शोरूम्स को बनाने से लेकर उसकी ब्रांडिंग का सारा चीज़ उसको रेडी करके देते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपने होर्डिंग्स जितने देखे होंगे उन पर फ्लेक्सेस लगती हैं, उसकी प्रिंटिंग है, या उन होर्डिंग्स की बुकिंग भी हम लेते हैं। डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, और हम पैन इंडिया काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूपी में हैं, हम पैन इंडिया काम करते हैं। और अपने बिज़नेस को मैं लास्ट 8 ईयर्स से तो मैं चला ही रही हूँ। तो धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। पहले जैसे मेरा स्टाफ कम था, पहले मैंने सिंगल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 2 हुए, फिर 3 हुए, 4 हुए। आज मेरे पास 25 स्टाफ है मेरे साथ, जो ये एडवर्टाइजिंग का काम जिनके साथ में हम मिलकर कर रहे हैं। और वो एम्प्लॉयज़ मेरी एसेट्स हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं, जिनके ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबके साथ मिलकर ये काम कर रही हूँ और सबके घर भी कहीं ना कहीं मेरे थ्रू चल रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। मेरे लिए पैसा कमाना मेरा कभी भी एम नहीं रहा, मेरा उद्देश्य नहीं रहा कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, मैं बहुत रिच हो जाऊँ। बस ये है कि भगवान ऊपर वाला साथ दे रहा है तो काम आता रहता है मेरे पास। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे काम दे रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मेरे सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे लोग जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं और मुझे बिज़नेस भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके बिज़नेस देने से मेरा भी खर्चा चलता है, मेरा एक्सपेंस है, मेरे एम्प्लॉयज़ का है, सबका एक्सपेंस चल रहा है, सबके घर चल रहे हैं। तो ये इस तरह से मैं अपना बिज़नेस देख रही हूँ और कर रही हूँ। गीता, कुछ अपने क्लाइंट्स के 1-2 नाम आप बता सकते हो अगर कंफर्टेबल हैं? कि वो कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े हैं? मतलब मुझे लगता है कि उनको ये अगर पता चलेगा कि आप उनका धन्यवाद कर रहे हो तो उनको नाम सुनकर अच्छा लगेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। मेरे साथ तो मतलब मैं शुरुआत तो मैं अपने यहाँ सूरज बल से करूँगी, जो अरविंद ब्रांड्स के VM US पोलो के हैं। अभी तो फिलहाल अरविंद ब्रांड्स में ही हैं, लेकिन अभी दूसरा ब्रांड्स देख रहे हैं। मुझे उन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी, इतने बड़े ब्रांड्स में शामिल किया और वो बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही हेल्पफुल रहे। और उसके बाद कड़ियाँ जुड़ती गई, किलर आया, US पोलो आया, फ्लाइंग मशीन हुआ, फिर जॉन प्लेयर है, डिकॉर्ड डॉनियर है, क्लब फॉक्स है, मतलब ली कूपर है, लामाटीना है, गाज है, गैप है, वरुण बेवरेज का काम जैसे पेप्सी का है वो हम करते हैं। कि शायद मैंने गलती कर दी क्लाइंट का नाम लेकर, मेरा पूरा एपिसोड अगर क्लाइंट के नाम में चला जाएगा। नहीं, ये सब मतलब बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो होर्डिंग का मुझे काम देती हैं। बहुत सारी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, जो रेगुलर मेरे साथ काम कर रही हैं और जिनको मैं सर्विस दे रही हूँ। और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे बिजनेस में, मेरे ग्रोथ में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। गीता, मैं ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ब्रांड कोई छोटे ब्रांड्स नहीं है, जितनों का भी आपने नाम लिया। करेक्ट। और जिस तरह का काम अभी आप कर रहे हो, जिस तरीके का बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 8 साल हो गए और करीब 25 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना जाने आपसे कितने लोग जुड़े होंगे। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे, ये एडवर्टीजमेंट बिजनेस जो है ये आसान नहीं है। और
महिलाओं को अपनी जगह बनाना ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सबसे पहले गीता, मैं ये जानना चाहूँगी, ये इतने सारे लोगों का नाम जो आपने लिया, ये क्लाइंट्स मतलब ये छोटे मोटे नहीं हैं, इन सब का नाम है, और ये एडवर्टीज़मेंट बिजनेस कितना महिलाओं के लिए कठिन है, इस जगह पे महिलाओं का इस्टेब्लिश हो पाना और इस तरीके का काम कर पाना और यहाँ पे एक अच्छी जगह बना पाना। आज मैं देखूँ तो कई जगह मैंने होर्डिंग्स आपके देखे हुए हैं और जितना नाम मैं सब जगह से सुन रही हूँ, कि मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कितना चुनौती भरा है एक महिला होते हुए एडवर्टीज़मेंट एजेंसी में आना। कह सकते हैं चुनौतियाँ रहती हैं। आपके साथ इतने पीछे लोग खड़े हैं जो आपको पीछे खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करते हैं, और बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता कि कोई आप उनसे आगे बढ़ जाएं। वो ज़रूर सामने से आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आकर मेरे से बोलते हैं तुम्हारा बहुत नाम है या तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और ऐसा है, लेकिन वो कोई भी ऐसा रियल कोई नहीं है, है ना। हर कोई मतलब एक होता है आपस में कॉम्पिटिटर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं मेरे जो मुझे पीछे खींचना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ तक नहीं देखना चाहते, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने दोनों ही चीज़ दी ना। अच्छे और बुरे लोग तो दुनिया में होते ही हैं, और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी दिए हैं जो मेरी सफलता से खुश होते हैं, जो ट्रूली मेरे साथ हैं, जो मुझे पुश करते हैं, जो मेरे लिए अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को हौसला देते हैं कि आप इसे आगे बढ़ाएं और बहुत अच्छा काम करें। बहुत सारे मुझे लोग मिले जितने भी इस लाइन में एडवर्टाइजिंग में, तो सब यही कहते हैं कि महिला बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लड़कियां हैं जो इस बिज़नेस को कर रही हैं। जो कर रही हैं तो या तो आउटडोर कर रही हैं, होर्डिंग का काम कर रहे हैं, जो बुकिंग लीज और लगा दे कर लिया, लेकिन मैं साथ में रिटेल का भी काम कर रही हूँ, और वेरिएंट मतलब बहुत सारा मल्टीपल मैं एडवर्टाइजिंग काम कर रही हूँ कि स्टोर बनवाना है, टफन ग्लास लगाना है, एसीपी का भी काम है, मुझे जो भी मिल जाता है, पेपर ऐड है, रेडियो ऐड है, कुछ भी, तो मैं हर एक क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं मैं सब पे काम कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, और चैलेंजेस तो बहुत हैं, हर लाइन में ही हैं, और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही लगी रहती हैं क्योंकि कंपटीशन है ना, तो लोगों को ये लगता है कि यार इसने मेरा कस्टमर काट दिया या मेरे लिए खींचतान कर दी, तो वो तो मुझे सुनने को आता है, लेकिन मेरा काम है मेरा काम करना। गीता, कभी ऐसा हुआ है कि आपको ये सुनने में आया हो कि ये महिला है, ये कैसे कर पाएगी ये काम? तो कभी इस तरह की चुनौती है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं शायद ये काम फीमेल है, कैसे रात बेरात, क्योंकि ये काम मुझे लगता है 2, 3, 4 बजे तक चलते होंगे रात भर, इस तरह की चीज़ें, तो मैनेज कर पाना है ना। तो लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं कैसे हम एक महिला को हम ज़्यादा मतलब बोल पाएंगे। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि हाँ पहले लोग सोचते थे या अभी भी ऐसा सोचते हैं इस तरह के बारे में? मेरे लिए तो फिलहाल किसी ने ये तो नहीं सोचा कि कर पाएगी, कि ये नहीं कर पाएगी। लोगों के लिए मैं थ्रेट जरूर रही, एक कंपटीशन जरूर रही लोगों के लिए, और इसीलिए लोग मुझे पीछे घसीटने की कोशिश करे, मेरी बुराई करे, या मेरे क्लाइंट से मेरी बुराई करना, या मेरे लिए कुछ कहना, ये सारी चीज जरूर है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि ये नहीं कर। सबको ये थ्रेट रहा कि ये कर लेगी, इसके पास अपॉर्चुनिटी है। और डेफिनेटली जो हमारा ये काम है एडवर्टाइजिंग का, वो रात दिन का ही काम है। अब रात में भी बच्चे काम 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक करते रहते हैं, तो मैं हमेशा उनके कॉल अटेंड करना, उनके साथ लगे रहना, फॉलो अप करते रहना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। बाकी तो चीज़ें चल ही रही हैं, भगवान ने ऊपर दिया ही है, तो सारी चीज़ें हम लोग आसानी से कर रहे हैं। गीता, मतलब ये हमें जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक सफल विमेन तो हैं ही हैं, बिजनेस विमेन, लेकिन साथ में ही आप लोगों का बहुत ध्यान भी रखते हैं। जैसे मैंने ध्यान दिया आप अपने स्टाफ के बारे में बहुत कंसर्न हो। इसके साथ में ही मैं आपके जीवन का और कुछ पक्ष भी और चीज़ें भी देखना चाहूँगी कि ये कितना आसान है गीता के लिए एक ये कह पाना कि सफल बिजनेस विमेन है, ये कितना आसान है या कितना कठिन है? तो थोड़ा सा कहानी हम पीछे चलते हैं, आपका बचपन कैसे रहा, यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, नौकरी में किस तरह की, क्या नौकरी की या उसमें किस तरह की चुनौतियाँ आई, तो वो सफ़र हम जानना चाहेंगे, आपके बारे में बताइए। मेरा बचपन तो बहुत ही खराब रहा, और मैं ना अपने बचपन को और उन चीज़ों को याद करना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं सच में याद ही नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं प्रेजेंट में ही जीने वाली लड़की हूँ, मैं आज ही का सोचती हूँ, ना मैंने कभी फ्यूचर सोचा और ना मैंने कभी पास्ट सोचा है। और जब मैं सोचती हूँ पास्ट के बारे में तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती है,
क्योंकि जो बचपन में था बहुत जैसे प्रॉब्लमेटिक रहा, क्योंकि आपके घर में जो फादर हैं जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आपके इतने सारे भाई बहन हैं, माँ है, तो माँ कितना ही करेगी और किस तरह से करेगी। तो स्कूलिंग मैंने की, स्कूल में मेरे पास जैसे फ़ीस नहीं है पढ़ने के लिए, या मेरे पास ड्रेस नहीं है, या मेरे पास कॉपी किताब नहीं है, बुक्स नहीं है, तो मैंने हमेशा मतलब हम सभी भाई बहनों ने बोरो करके ही किया काम, या किसी का सेकेंड हैंड ही चीज़ें यूज़ की, और चाहे वो ड्रेस हो या शूज़ हो या ये आपके बुक्स हों, वो हमेशा वैसे यूज़ करी। फिर एक दिन 9th-10th क्लास से मतलब ये हुआ कि मैंने अपना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो कुछ पैसे आने लगे। तो मेरा ये था कि मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, नई ड्रेस पहनूँ, नए शूज़ पहनूँ, नई कॉपी किताबें लूँ। तो फिर जब थोड़े पैसे मैंने कलेक्ट किए तो मैंने वैसे ही अपने लिए सारी नई चीज़ें खरीदी। पहली बार मैंने 11th क्लास में नई ड्रेस पहनी अपनी, नया स्वेटर ख़रीदा, नया शूज़ ख़रीदा, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं उससे पहले सब कुछ तो सेकेंड हैंड ही पहनी थी, लोगों का उससे ही चल रहा था, हम लोगों का, हम सभी भाई बहनों का खैर ये जर्नी रहा। लेकिन हाँ, मतलब मैंने कभी हार तो नहीं मानी, क्योंकि पता नहीं समहाउ मैं ऐसी ही रही, मतलब मुझे शिकायत नहीं रही कभी भी, और मैंने हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय किया जो भी मोमेंट रहा। और ये मुझे नहीं रोना है, अफसोस करना है या परेशान मतलब हो रहे थे, लेकिन मैंने अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ी, मैंने मेहनत करती रही, पढ़ाई बहुत सारी करी। फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ भी घर से ये हुआ कि भाई इसकी शादी कर, ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी लड़की तो शादी करने में प्रॉब्लम आएगी, और फिर ऐसा लड़का ढूंढेगी, तुम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारे घर में तो पैसे हैं नहीं, फंड्स हैं नहीं, तो कैसे मैनेज होगा। लेकिन ना मैंने शादी नहीं करी, और मैं तभी ट्यूशन पढ़ाती रही, और अपनी पढ़ाई मैंने अच्छे कॉलेज से करी। ये शादी वाली बात क्या उम्र रही होगी? मतलब 16 ईयर्स में मेरे लिए कोई लड़का देखने आया, तो मतलब मैं 16 साल की लगभग। आप कौन से क्लास में रहे होंगे तब? मैं 10th क्लास में थी। तो मतलब मेरे घर वाले को ये था कि इसकी शादी कर दो जल्दी, क्योंकि पैसे नहीं हैं, गरीबी इतनी है, तो एक चलो बोझ है, बोझ जैसे होता है ना, एक लड़की है ब्याह जाएगी, कहीं अच्छा घर मिल जाएगा, सेटल हो जाएगी। लेकिन ना मैंने उस वक्त बहुत ड्रामा किया मैंने कि मैं FIR कर दूंगी, मैं तो 18 साल की नहीं हूँ, मैं नाबालिग हूँ और मुझे शादी नहीं करनी है। बहुत ड्रामा हुआ, और उसके बाद मैंने फिर उसके बाद भी प्रयास रहा घर वालों का, फिर इंटर के बाद शादी के लिए, फिर ग्रेजुएशन में कई बार किया उन लोगों ने ट्राई, लेकिन मैंने ही फाइट करी कि मुझे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि ना मुझे बहुत उलझन थी कि मैं वो जो जी रही थी, मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी कि फिर वही जाएं, वही सब चीज़ें करें और मतलब प्रॉब्लम झेलें, वो चीज़ नहीं हो सकता था। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं पढ़ाई करती जा रही थी लगातार, अपने ट्यूशन पढ़ा कर, और मेरे भाई बहन भी इसी तरह से ही सारी चीज़ें अपनी उन्होंने अरेंज कर, जिस तरह से मैंने करी। और हमने ट्यूशन पढ़ाकर फिर दीपा की हेल्प से, मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है दीपा, उसने मेरी जॉब लगवाई एक कंपनी में, और फिर वहाँ से मैंने फिर पलट के नहीं देखा, फिर मैंने जॉब की वहाँ पर 1 साल मैंने जॉब की। फिर दीपा ने अपनी कंपनी में जहाँ खुद कर रही थी वहाँ पर उसने जॉब लगवाई, मतलब पहली अपॉर्चुनिटी उसने ही दी जॉब करने की, तो मैं उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। और उसके बाद फिर मैं जॉब करती रही, जॉब करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आए, दीपा भी छोड़कर चली गई थी। फिर उसके बाद जानते हो कि आप कहीं भी आप नौकरी करते हो तो पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट रही अपने काम के प्रति, मैं बहुत लॉयल रही, और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, मैंने अपनी विल को लेकर बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और मेरे कोई ऑनेस्टी पर या लॉयल्टी पे मेरा कोई उंगली उठा देता तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चलने लगा, कॉन्स्पिरेसी होने लगी। जानते हो प्राइवेट जॉब में कितना सारा होता है, लोग आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे खींचते हैं। बहुत सारे लोग थे जो मेरे पीछे लग गए, मतलब मुझे गिराने के लिए कम से कम पूरी लॉबी हो गई होगी वहाँ पर। तो उस जॉब में मुझे बहुत उन्होंने पीछे खींचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं रोती रही। मेरा आदत है, मैं हमेशा सुबह हंसती हुई मिलूंगी, मैं हमेशा सुबह आपको फ्रेश मूड में, बिल्कुल कभी आपको इतनी सी भनक नहीं आएगी कि ये लड़की परेशान है, मेरे चेहरे से कभी नहीं लगेगा। मेरी जितनी परेशानी है, मैं रात में बिस्तर में सोती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, या मैं बाहर अकेले जाके रो लेती हूँ, या टॉयलेट में वॉशरूम में जाके रो लेती हूँ, मैं इस टाइप से हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स कभी मैं शेयर किसी से भी नहीं करती। मतलब बहुत इंट्रोवर्ट हो आप, आपको नहीं अच्छा लगता अपनी
दुख को किसी के साथ में शेयर करना। हाँ बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं। मतलब किसी से भी कहोगे तो कोई क्या ही कर लेगा। मेरा मतलब माइंडसेट ये है कि मान लो मैंने आपसे अपना दुख कहा भी, मैंने अपनी परेशानी कही, तो आप क्या कर सकते हो? आप सुन ही सकते हो और थोड़ा बहुत कहोगे हाँ ठीक है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेरी परेशानी मेरी है और इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मुझे हमेशा से पता है हर इंसान की परेशानी उसकी खुद की होती है और हर इंसान को उसका सॉल्यूशन खुद पता होता है। अगर वो समस्या है तो उसका समाधान भी है और हर व्यक्ति को हर समस्या का समाधान पता है। लेकिन हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम उस समाधान में नहीं जाना चाहते क्योंकि हम उसी पेन में ही रह रहे हैं, हम उस पेन में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि समाधान भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फॉर अ टाइम बिंग आपके लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम रहे साल 2 साल 6 महीना 8 महीना, लेकिन उसके बाद आप परमानेंट आपको मालूम है ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आप जाना नहीं चाहते। ये हमारे ऊपर है, ये मैंने खुद भी ये मतलब सोचा या मैंने महसूस किया कि ये चीज़ है। तो मतलब मुझे भी, मैंने कभी भी नहीं रोया किसी का, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता मेरे पर क्या बीत रही है, या मेरे घर वाले, मैंने अपने पेरेंट्स से भी कभी नहीं कहा। लोग आते हैं ना घर लौट के आते हैं तो अपने फादर से, मदर से, अपने भाई बहनों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो मैंने वो भी नहीं कभी किया और ना अपने घर वालों से किया। जितना भी रहा, चाहे वो मेरा मतलब बचपन रहा हो या मेरी पढ़ाई का रहा हो, ग्रेजुएशन में रहा हो या मेरा जॉब का पीरियड्स रहा हो, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी। जॉब में ये रहा कि मुझे भाई फाइनली उनको एक ऐसी मुद्दा मिल गया जिसमें उन्होंने मुझे निकाल दिया उस ऑफिस से। मतलब एज अ वेमेन मैंने बहुत लॉयल्टी से काम किया, बहुत ही ऑनेस्टी से काम किया कि मैं रो रो के वहाँ काम करती थी रात में, लेकिन दिन में काम करती थी। लेकिन फिर भी वहाँ किसी ने मुझे पॉइंट आउट कर दिया और उस चीज़ को मुद्दा बना के मुझे निकाला कि दिन के 2 पे, मतलब दिन मुझे याद है 17 जून की बात है और वो डेट याद है, मुझे टाइम याद है, दिन दोपहर का होगा, 2-3 बज रहा होगा। तो मुझे मतलब उन लोगों ने निकाल दिया कि आप अपना सिम जमा कर दीजिए, अपना लैपटॉप जमा कर दीजिए, आपने ये गलती करी है और आप जाइए यहाँ पे। तो फिर वो दिन था कि मैं रोते हुए नीचे उतरी सीढ़ी से। मतलब मेरा एक अच्छा फील भी हो रहा था, एक हल्का महसूस हो रहा था कि मैं ना मतलब आज़ादी सा महसूस कर रही थी कि मैं बहुत फ्री हूँ। एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद थी, 9 साल तक मैंने जॉब करी, 9 साल तक मैंने अपनी ईमानदारी से जॉब करी और उसका मुझे ये मतलब अवार्ड रिवॉर्ड मिला कि मेरे पर इल्जाम लग गए बहुत सारे। डेफिनेटली मैंने गलती की थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि मतलब मुझे मेरे साथ इस तरह से बिहेव कोई करे, बहुत रिस्पेक्टफुल रहा होगा। हाँ, मतलब कि आप किसी लड़की के साथ, आपके लिए किसी लड़की ने इतना किया और आपने उसके साथ ये बिहेव किया कि आपने निकाल दिया इस तरह से करके। तो मैं रोती हुई तो सीढ़ी से उतर गई। फिर मैंने कहा कि मैंने कभी छुट्टी नहीं ली थी 9 सालों में जॉब में, कभी भी मैंने नहीं छुट्टी ली। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं घूमूंगी, मैं सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाऊंगी। तो मैंने 10-15 दिन तो मैंने पहले घूमा सारे रिलेटिव्स के। फिर मेरे पास ऑफिस से भी कई लोगों के कॉल्स आए कि तुम्हें ज्वाइन करना है तो बताओ, हम फाइट करें, तुम वापस करो। हमने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं ना कर नहीं पा रही थी, मैं छोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ही मतलब इमोशनली अटैच थी उस कंपनी से। बहुत बार सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मुझे लगता था यार यहाँ पे ये गलत चल रहा है, इस कंपनी में ये चीज़ खराब हो रही है, तो मेरी ज़रूरत है। मुझे लगता था मेरी ज़रूरत है, ये मुझे लगता था, उन्हें शायद नहीं लगता होगा। तो मैं वहाँ रहती थी, मैं गलत सही सब देख रही थी, मुझसे वो नहीं देखा जा रहा था कि 9 साल आप जुड़े हैं तो कुछ चीज़ खराब दिख रहा है तो उसको सही करने के लिए। मुझे लगता है कभी कभी ऐसी जगह हम स्टक हो जाते हैं कि शायद ईश्वर वहाँ से यही तरीका होता है, क्योंकि हम शायद खुद को छोड़ नहीं पाते। सही है ना? बिल्कुल है। तो वो शायद भगवान जी ही प्लेटफॉर्म को तैयार करते, भगवान जी ने ही ये रास्ता दिखाया। मैं बहुत ही मतलब भगवान जी को तो हमेशा मानती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, कि किसी ने, उन्होंने जरिया बनाया कि हो सकता है उस दिन मतलब वो इसको हम कैसे देखते हैं सिचुएशन को, सबसे बड़ी बात इसमें है कि शायद वो नहीं निकालते हैं तो आज वहीं रहते। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो नहीं करते तो मैं वहीं रहती हूँ, उसी सैलरी में ही रहती। बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ, मुझे भी लगता है कि भगवान जी ने ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे बना दिया था और उन्होंने धक्का मुझे मारा और फिर मुझे उन्होंने मतलब इतनी जल्दी कोई इतनी सफलता की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ता कि मैंने 15 दिन घूमने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने एक लैपटॉप और एक पोनी था मेरे पास, और एक मेरे फ्रेंड हैं अजय पांडे जी, मतलब मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अजय पांडे जी, अगर आप मुझे सुने तो मतलब मैं आपका सच में बहुत ऋणी हूँ और आपने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया।
किया है। तो अजय पांडे जी ने मुझे अपने ऑफिस में बैठने की जगह दी। मेरे पास तो मेरा ऑफिस भी नहीं था, एक लैपटॉप, एक फोन, उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। तो वही है कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, हम आगे बढ़ते गए। तो मतलब फील्ड में निकलना, 1 साल तक तो मुझे डिप्रेशन होता था कि यार बंदी बंदी सैलरी आपकी जब आती है ना, तो आप खर्चे होते हैं, ऐसे होता है। अब मेरे पास तो वो भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास फोन रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं है, मेरे पास आने जाने के पैसे नहीं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। तो बहुत सारी चीज मुझे लगता था यार मैंने गलती तो नहीं करी है। लेकिन जब लोग मुझे बुलाते थे अपने ऑफिस की, तो मेरा जॉब कर लो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई वहाँ छोड़ने के बाद, अच्छे सैलरी पर आई। लेकिन मैंने कहा मुझे जॉब तो नहीं करनी है, मैं थक चुकी थी पॉलिटिक्स और मुझे मेरा नेचर पता है। ये डर नहीं लगा कि आने वाले पता नहीं कब तक आपको वापस बिजनेस मिलेगा और उस दिन तक खर्चा कैसे चलेगा, ये डर कैसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो मैं ये रिस्क इसलिए भी ले पाई कि शायद तब मुझे अपने फैमिली का खर्चा नहीं उठाना था, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो मुझे पता था मुझे अपने लिए ही कमाना है, तो मुझे अपने लिए, मैं 100 कमाऊंगी तो मेरा, 500 कमाऊंगी तो मेरा, तो मुझे यही पता था। लेकिन हाँ, रेगुलर वाले खर्चे, फोन रिचार्ज के, इसके उसके, या अब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है। मैंने तो 0 इन्वेस्ट है अपना काम स्टार्ट किया। मेरी गुडविल बहुत ही मार्केट में, मेरे पास एक कैंपेन आई, याद है मुझे अच्छे से, ओला की कैंपेन आई, मैंने वो होर्डिंग्स लगाई, तो लोगों ने मुझे क्रेडिट पे होर्डिंग्स दी। मतलब उन वेंडर्स का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे क्रेडिट पे होर्डिंग दी। मैंने उनसे कहा सर मुझे ये होर्डिंग चाहिए, मेरा कैंपेन है और मैं इतने दिनों बाद पैसा दे दूंगी, मेरा क्लाइंट जैसे ही देगा। अच्छा, मतलब आपने अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट है मेरे बिजनेस में। आपने क्लाइंट से बोला कि मुझे, अगर आप, और आपकी क्रेडिबिलिटी थी क्योंकि इतने साल आपने काम किया था, बिल्कुल, उनको आप पर ट्रस्ट था कि हाँ अगर मैं गीता को उधार दे रहा हूँ तो ये पैसा मुझे दे देगी। वो लोगों पर था क्योंकि मैंने 9 साल जॉब की थी, तो उन्होंने मुझे देखा है कहाँ से कहाँ तक पहुंचने में और कितनी मेहनत से मैंने काम किया है। शायद ये मेरे वहाँ पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो था जहाँ मैं जॉब की, उनको नहीं समझ में आया था, लेकिन बाकी लोग मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरी ऑनेस्टी को, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो उसका फायदा मुझे ये मिला कि मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे वेंडर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे उधार देना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे उधार, मतलब साइट्स लेती थी, अपना बेचती थी, जो मार्जिन होता था मैं रखती थी, बाकी उनको दे देती थी। तो ये मेरा ये सिस्टम चलने लगा। तो भाई ये 2 का 4, 4 का 8, 8 का 10, ऐसे धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत स्लो हो रहा था। तो मुझे थोड़ा लगता भी था कि मैं कर पाऊंगी, कब तक सस्टेन कर पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चीजें गड़बड़ हो जाए, कुछ खराब हो जाए, यार कैसे होगा, मतलब बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन हाँ, अजय पांडे जी ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो हमेशा मेरे मेंटोर बन के मेरे लिए एक मतलब इमोशनली पार्ट, मतलब एक इमोशन को मेरा समझते हुए मुझे एक रास्ता दिखाते हुए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो चीज था कि कहीं ले जाना, कहीं भी, कभी मैं डिप्रेस हो जाती थी, कहीं मैं टूट जाती थी, मुझे लगता था अब हो नहीं रहा यार, ये तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ है नहीं, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट है, आपको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो 1 साल तो मुझे बहुत ही बार बार हो रहा था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी है, जॉब मैं कर लूं, क्या करूं। तो शायद वहां से ईश्वर निकालना चाहते थे। हाँ, उनको मालूम था कि गीता के अंदर कितना पोटेंशियल है। उसको केवल अपना ही नहीं, उसको 25 डायरेक्टली घर चलाने हैं और 25 के अलावा इनडायरेक्टली तो 100-150 लोग तो आपके साथ जुड़े ही होंगे। तो उन सब के घर की जिम्मेदारी शायद आपके भगवान जी ने बिल्कुल है सारी चीजें करी। सोचो ना, कस्टमर नहीं मिलते, फिर 1 साल बाद धीरे करके अरविंद ब्रांड्स मिला, सूरज जी मिले, और वो बहुत अच्छा बंदा, मतलब सच में वो बहुत अच्छा इंसान, उसने बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर एक ब्रांड ऐसा जुड़ जाता है तो फिर वो धीरे धीरे करके ना चेन बनती चली गई, लोग जुड़ते ही चले गए, फिर स्टाफ की कमी महसूस होने लगी, फिर मुझे लगा अब इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, धीरे धीरे करके वो चीजें बढ़ने लगी। और अभी मैं यहाँ तक हूँ कि मैं अपना ये बिजनेस कर पा रही हूँ और सारी चीजें मैं चला पा रही हूँ। तो अभी गीता के पास अगर हम देखें, घर है, मुझे लगता है। हाँ, मैंने अपना घर भी लिया हुआ है। हाँ, तो एक टाइम ऐसा था जो शायद घर पर नहीं, अपने नाम से तो नहीं था, मेरे नाम से तो कोई उपलब्धि नहीं थी मेरी। तो अभी एक वेल एस्टेब्लिश है गीता, बट हम थोड़ा सा और गीता के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या स्कूल की कुछ ऐसी यादें जो मन में आपके कहीं ना कहीं मलाल रह गया हो, या कुछ ऐसा चीज़ जो आज भी आपके मन में कहीं ना कहीं कोने में है, जिसको आप याद करते हो तो कभी कभी प्राउड भी फील होता है कि मैं कहाँ थी और कहाँ, कोई ऐसी याद स्कूल की, कॉलेज की? स्कूल में तो स्कूल की ही याद है, कॉलेज में तो क्या रहा, 3 साल आईटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वो खास इतनी यादें नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो लोग
एक एक पीरियड्स में अलग अलग फ्रेंड्स बनते थे, सर्किल बनता था। मेरा आदत है, मेरा दोस्त बहुत जल्दी बन जाते थे और मैं भूल भी जाती थी दोस्त बनाकर। स्कूल में बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत मतलब स्कूल क्योंकि एक अच्छा है ही, टीचर्स ने बहुत हेल्पफुल थी, उस टाइम की पढ़ाई बहुत अच्छी थी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलती थी करने के लिए। तो ये है। बाकी मैंने डांस में, जैसे मैं डांस में मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया एक, तो किसी को, टीचर को ये नहीं पता था ये अच्छा डांस करती है, तो मुझे ना उन्होंने सबसे पीछे, मतलब मैं डेली आती थी कि मुझे मैम डांस में ले लीजिए प्लीज, तो वो मुझे नहीं रख रही थी। लेकिन एक दिन वो अपॉर्चुनिटी आई कि एक लड़की उस डांस में भी, देखो मेरे लिए भगवान जी कैसे करते हैं कि उस डांस ग्रुप में एक लड़की एब्सेंट हो गई, वो पीछे वाली एक लड़की थी सबसे लास्ट में, तो वो लड़की नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़ी हो जाओ उसकी जगह। मैं 4 दिन से रोज जाती थी तो मुझे नहीं ले रही थी, लेकिन जब वो लड़की ने मुझे खड़ा कर दिया और मैं डांस करने लगी, तो मैंने मतलब जब डांस करी तो मैंने इतना अच्छा डांस किया कि मैं वो पीछे से आगे आ गई। मतलब ये आप तय करते हैं कि आप आखिरी में भी हैं तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं कि आप नंबर 1 पे आ जाएं। और वो तो कोशिश करना कि 4 दिन तक आपका लगातार, मतलब ये पूरी, ये बहुत छोटा इंसिडेंट है स्कूल वाला, बट जो ये लगातार जो आप अपना कहानी बता रहे हो कि लगातार जो आपके प्रयासों में कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे ये अचीव करना ही करना है ना। जैसे बहुत सारा ऐसा, जैसे एक बार फेट हुआ था हम लोग के स्कूल में, याद होता है, फेट में हम लोग घर से बना के कभी भेलपूड़ी है और बताशे है, ये ले जाते हैं, पैसों का बेचते हैं। तो मुझे याद आया, मैं इतनी मतलब पता नहीं, ना समझ कह लो या बिजनेस माइंडेड कह लो, शायद बचपन से मैं हूँ। तो मैंने क्या किया कि एक क्लास ले लिया और उसमें टेबल्स का मैंने स्टेज बना दिया और मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम टिकट लगा दो मेरे डांस पर। 50 पैसे के मैंने टिकट लगा दी अपने डांस पर, और मैंने 2-3 लड़कियां मैंने और भी रेडी कर ली थी कि एक डांस पर देखोगे तो 50 पैसा, 2 डांस का 1 रुपया और 3 डांस का 1.5 रुपया। तो मैंने ना टिकट लगा दी और मैंने बिना कुछ लगाए, यहाँ भी 0 इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपने टीचर को 150 रुपए कमा के दिए। बाप रे, ये मुझे लग रहा है आप भारतीय बालिका स्कूल की बात में कर रहे हैं। करेक्ट है, हाँ। तो वो मैंने याद, गाना था उस समय आया था, गुटर गूं वाला गाना था, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया में, तो उसमें डांस कर करके लोगों लड़कियों को दिखाई दे रहे, तालियां बजा रही हैं और मैं बस पैसे टिकट है गिनो और टिकट 2 पर्चियां कागज का बनाकर। तो वहां भी मैंने 0 इन्वेस्टमेंट किया। मतलब देखें गीता, तो जैसे ये बहुत एक हंसी वाला चीज़ है जो आपने बताया, बट अगर इसको दूसरे एंगल से देखें कि आज आप जो बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे एस्टेब्लिश हैं, और अगर बचपन से जो आपने बताया ना कि ड्रेसेस का दिक्कत होता था, दूसरे लोगों से ड्रेस लेकर आप पहनते थे, या बुक्स हम मतलब सेकंड हैंड बुक्स वगैरह लेते थे, तो शायद ये सफ़र 9 साल का नहीं है जो आप बिजनेस कर रहे हो। आपका ये सफ़र शायद स्कूल में ही शुरू हो गया था, है ना, कि वहीं से ही गीता के दिमाग में आया कि नहीं, मुझे आज मैं जो हूँ, जो आपने एक चीज़ बताया ना कि मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे अपने पैसों से नया ड्रेस खरीदना है, जो आपने फर्स्ट ईयर में खरीदा है ना। तो ये चीज़ मैं वही, मतलब लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि गीता जैसी साधारण, बहुत ही साधारण घर से निकली हुई, जब वो कर सकती हैं, तो ऐसा क्या है जो बहुत सारी लड़कियां जो आज देख रही होंगी ये चैनल या बातें सुन रही होंगी, तो वो क्यों नहीं कर सकती। तो गीता, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, शादी के लिए, कि सबका मतलब मुझे लग रहा है जानना चाहेंगे कि शादी के लिए अभी आपने शादी नहीं की, तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, क्या चीज़ है जो आपने नहीं किया। और एक कुछ इसके, मैंने आपका एक सोशल मीडिया वीडियो भी देखा था, तो मैं चाहूँगी कि आप खुद उसके बारे में भी बताएं कि शादी के बारे में आपने क्या सोचा और वो वीडियो क्या है। जैसा आप देख रहे होंगे मेरे अभी तक के बारे में जो आपने बात करी, तो मैं अपनी हर चीज़ के लिए लॉयल और ऑनेस्ट रही हूँ। तो मैं अपने रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल रही। तो जैसे मेरा किसी से अफेयर हुआ, तो 2002 में मेरा अफेयर हुआ, तो मैं ना लगातार कोशिश करती रही, सामने से ही प्रपोजल आया, तो ये था कि भाई इसके साथ है अपना, तो मुझे था कि मेरे से शादी कर ले। तो मैं यही बोलती रही कि भाई मुझे शादी करनी है, वो भी हाँ, वो कहता था हाँ ठीक है करेंगे। तो करते करते ऐसे करते करते 10 साल हमारे बीत चुके थे रिलेशनशिप को। मैं दिल बोलती मैं अपने घर में बात कर लूँ, कहो तो मैं अपने घर में बोलूँ, मैं बात करूँ या क्या है।
और एक दिन मैं उसके घर में भी मैंने अपने यहाँ से लोग भेज दिए थे बात करने के लिए। मतलब मैंने ऑफिस से अपने स्टाफ को बनाकर कि ये मेरे पेरेंट्स ऐसा करके हम लोग शरारत भी की थी। तो उसको बहुत डांट पड़ी थी और मेरे घर भी फोन आ गया था। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि यार हो जाए, क्योंकि आप किसी प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं उसी से आपकी आप सारे एफर्ट्स डालते हो कि हमें इसी के साथ ही रहना है। और मैं ना कभी बिजनेस करना ही नहीं चाहती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिजनेस नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा, सब लोग ड्रीमी लाइफ देखते हैं, तो वैसे मेरी भी थी कि मैं ना अच्छा घर हो मेरा और पति हो, मैं उसके लिए खाना बनाऊं, या मैं मेरे सास के साथ अच्छा व्यवहार हो, मेरी नंद के साथ हो, सब मैं अच्छे से घर मैनेज करके चलूं, एक टिपिकल पारंपरिक लड़की हाउस वाइफ बनकर मैं रहूं, एक हाउस वाइफ की तरह रहूं। यही मेरा था। मेरा बिजनेस तो कभी मैंने सोचा नहीं था। जब मैं लेकिन जॉब करती थी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम अपना बिजनेस करो, तुम अपना बिजनेस, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम्हारे पोटेंशियल, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था कि मेरी शादी हो जाएगी यार इसके साथ और मैं इस लड़के के साथ शादी करके सेट हो जाऊंगी। मेरे को यही लाइफ चाहिए थी, मैं एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन समहाउ कि 10 साल बाद जब जिस समय मेरे ऑफिस में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं नौकरी कर रही थी, जॉब में थी, तो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। उसी ड्यूरेशन में, उसी ईयर्स में मेरी पर्सनल लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई। और 2015 में उस लड़के ने कहीं और शादी कर ली, बिकॉज मैं उसके कास्ट की नहीं थी और उसके घर का ये था कि वो घर में क्या बोले, कैसे बोले, घर वालों को नहीं हर्ट कर सकता, पेरेंट्स को। तो उसने ये कहा, उसका यही रीज़न था कि मैं उसके कास्ट की नहीं थी और वो अपने घर वालों से नहीं बोल पाया उसको, तो उसने शादी कर ली, 15 में कर ली। लेकिन मुझे 17 में पता चला, आफ्टर 2 ईयर, जिस समय मतलब मुझे जॉब से निकाला गया था, उसी समय के आसपास मुझे ये पता चला, उसी के 1-2 महीने में, 1-2 महीने पहले ही, 2 महीने पहले मुझे पता चला कि ये जो है इसकी शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी हो गई है शादी के बाद ही। तो मैं ना मतलब 15 साल के रिलेशन के बाद में आपको पता चला कि 12-13 साल ही, 12 साल हुए थे, 12 साल, 10 साल तो हो ही चुके थे कि हम, मुझे तक शादी हो जाएगी, शादी 11वें साल में उसने शादी किसी और से कर ली। फिर 12वें साल में मुझे पता चला, तभी हम रिलेशनशिप में थे, हम मिल रहे थे, बात कर, मुझे तब भी नहीं पता था कि भाई इसने शादी कर ली है। लेकिन वो गिल्ट में था, मुझसे मिलता था, वो गिल्ट में था कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं इतनी अच्छी थी या मैं इतनी ज्यादा उसके लिए पागल थी, या कि वो कह नहीं पा रहा था या नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने बहुत बार पूछा, मैंने फिर उसके बाद मैंने खुद से कर लिया। मतलब मैंने उससे ऐसे ही फोन पे कहा, होली का दिन था, होली की शाम, मैंने कहा कि यार तुम्हें शादी तो नहीं कर ली है यार, तो मुझे जो टाल मटोली कर रहे हो, मैं डेली बोलती हूँ मैं पेरेंट्स को भेज दूँ, भाई को भेज दूँ उसको। तो उसने कहा कि हाँ कर ली। मैंने कहा तुम पागल हो, बोलो क्या बात कर रहे हो? कह नहीं मैंने कर ली। मम्मी कसम, कौन सी मम्मी कसम। अब मेरे तो ना जमीन खिसक गई, मेरे तो होली का टाइम था, मेरे तो, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, मैं रोने लगी। मैंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसके बाद मैंने खुद जाकर पता करवाया कि भेज के, वहाँ भी अजय पांडे जी ने हेल्प करी, तो उनके जरिए पता करा, तो हाँ शादी हो गई, बच्चा हो गया, ऐसा। अब सोचो कि मतलब मैं 12 साल से वेट कर रही हूँ कि मेरी शादी होगी इस लड़के से, मेरे सपने होंगे। मैंने भी कुछ कपड़े खरीदे थे, कुछ चीज़ें खरीदी थी, एक्सेसरीज खरीदी, मैं ये पहनूंगी, ऐसे करूंगी, इस तरह सजूंगी। मैंने ना वो दुल्हन के फोटोज भी रखे थे कि मैं अपना मेकअप ऐसे कराऊंगी, मैंने मेहंदी के फोटो रखे थे, मैं ऐसे मेहंदी लगाऊंगी। तो वो सारे सपने एक एक पिक करके मैंने रखे, बॉक्स में बना, एक बॉक्स में चीज़ें थी मेरी, समझ लीजिए। तो वो फिर जब मुझे पता चला तो कितना मैं रोई, कितना मैं परेशान हुई, चीख चीख के रोना। लेकिन फिर भी मैं कुछ कह नहीं सकती किसी को। अगेन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना मेरी किसी सहेली से बताया, मैंने घर वालों से बताया कि मेरे पर क्या बीत रही है। और मैं ऑफिस में जॉब भी पे जा रही हूँ, जॉब भी मुझे जाना है, जॉब में भी हंसती भी रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग तो बस एंजॉय करेंगे और कुछ कहेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं। और कभी ऐसा होता था कि मतलब मैं इतनी पेन में होती थी कि ऑफिस में, जैसे मेरी एक श्वेता मैम थी, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा या पूछा मुझसे, और मैं रोने लगी वहाँ बैठे बैठे, इतना सोच रही थी, इतने उसमें थी। शायद आप इमोशनली ना कहीं कहीं इतना टूट जाते हो कि हल्का कोई अगर हाथ भी रख दे, हल्का सा, है ना, जो जिससे आप थोड़ा सा अटैच हो, तो आप क्या स्वाभाविक रोने लगे बिल्कुल वहाँ पर। तो वो चीजें ऐसी रही फिर, लेकिन नहीं कर पाया वो, उसकी अपनी मजबूरी थी, मैं गलत नहीं कहूँगी, था। फिर उसको भी रियलाइज है इस बात का, पहली बार उसे रियलाइज है, उस बात को मानता है, उस गिल्ट में है। तो और मुझे क्या चाहिए, अगले को भी लग रहा है। और मुझे इतना पता है मेरे साथ जो भी गलत करता है, तो पता नहीं क्यों भगवान जी उसको सजा जरूर देते हैं। जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैंने ना कभी किसी को
प्रॉब्लम में दिया ही नहीं। मैंने कभी किसी से गलत नहीं करती हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँ, मेरी वजह से किसी को दुख तकलीफ ना हो। और यही मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वो है, लेकिन मेरे साथ जो गलत करता है तो ईश्वर उसको सजा देता है, उसको भी सजा मिल ही रही है, कर्मा होता है। बिल्कुल है, दुनिया गोल है और सब यही मिलेगा आपको। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल आप वहाँ ही खड़े होंगे, ऐसे घूम के आ जाएंगे, चाहे समय लगे। हाँ समय लगे, वो चाहे मेरे चाहे जहाँ भी जो जिन जिन लोगों ने मुझे परेशान किया सबको मिली है सजा। तो वो है, वो भी गिल्ट में रहा हमेशा। तो मोहब्बत है मेरी तो जायज है, तो वो तो चलेगा, मेरा प्यार है तो प्यार रहेगा, मेरा खत्म नहीं हो जाएगा। फिर मुझे था कि मुझे सपना था कि मैं कर तो नहीं पाई, शादी तो नहीं हो पाई। मैंने बोल दिया था मुझे शादी नहीं करनी तो इस लड़के से थी, अब नहीं हो पाई तो मुझे नहीं करनी है। मेरे घर वालों ने 2-3 बार प्रयास भी किया, एंगेजमेंट भी हो गई, टूट गई, ये हो गया, बहुत सारे लड़के मेरे पीछे भी लगे कि करनी है, लेकिन मैंने ही नहीं किया। भगवान मुझे शादी करनी तो उसी से थी, लेकिन फिर मैं मतलब पीछे ही थी, मुझे नहीं करनी थी, मतलब नहीं करनी थी। मैं उस चीज से निकल नहीं पा रही थी एक्चुअली में। मेरा एक ही वीक पॉइंट वो व्यक्ति है और कोई नहीं, मेरी दुनिया में मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन बस मैं वहीं पर आकर कमजोर हो जाती हूँ, बस एक जगह। तो फिर उसके मुझे था कि मैं दुल्हन बनूं, ऐसे करूँ, मेरी चीजें थी, मेरा ड्रीम में था। तो मैंने अपना मतलब एक्सप्रेस किया अपने नीचे, मेरा सैलून था जहाँ मेरा ऑफिस है। मैंने मैडम से कहा, मैडम मैं दुल्हन की तरह बनना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ मैं कैसी लगती हूँ, मतलब तो मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था मैं कैसे कहूँ उनसे। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ठीक है मैडम चलिए मैं करती हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी, आप लहंगा वहंगा देख लीजिए। वो मेरे साथ गई, मेरे लिए लहंगा सेलेक्ट कराया, मेरे लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कराई। अब मैं मार्केट गए, हम लोग लेकर आए। फिर संडे को मैं पूरा, उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह रेडी किया। अच्छा जैसे उन्होंने रेडी किया और एक सॉन्ग बज गया, सतरंगा तेरा इश्क, मेरे आंसू टप 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 ऐसे फूट के मैं फिर से रोने लगी कि अब वो सब कह रहे क्या हो गया मैंने कुछ नहीं, मतलब वो आंसू मेरे बहरे में ना, मैं एक्सप्रेस नहीं करती मुझे क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो मैं रो रही हूँ कि मतलब मैं अपने आप को देख भी रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, दुल्हन में अच्छी लग रही हूँ, अब मैं रो भी रही हूँ, परेशान। वो मतलब वीडियो मैंने भी देखा और वो बहुत पावरफुल वीडियो है गीता। मतलब मैं खुद जब मैंने देखा, ये बहुत मुश्किल है एक्सप्रेस कर पाना किसी लड़की के लिए कि हाँ ठीक है मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ, है ना। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं ना दूसरे लोग जज करेंगे। तो वो देखने के बाद में मुझे भी बहुत मतलब प्राउड हुआ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, मैं ये बोल देती हूँ, मैं वो बोल देती हूँ, लेकिन शायद मैं भी ये नहीं बोल पाती कि अंदर से ये लगता है बस कोई सामने वाला हमें जज ना करे। तो वो मैंने भी वीडियो देखा है और आप बहुत 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 खूबसूरत लगे। कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, शायद मैं इसीलिए मस्त हूँ, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मैंने 1% किसी से कोई उम्मीद नहीं करी, सिर्फ एक ही व्यक्ति से थी जिसे मैं प्यार करती थी, उसी से उम्मीद थी, वही मेरा दुख का कारण है। बाकी मुझे कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रही, मतलब मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड से कभी भी नहीं। ना मैं उनसे कभी मैं शिकायत भी नहीं करती क्या तुम नहीं आते मेरे घर, तुमने मेरे लिए नहीं किया। मतलब मेरे मुंह से कभी आप सुनोगे नहीं मैं किसी को कंप्लेन कर रही हूँ, कभी भी मैं करती ही नहीं हूँ, मैं अपने में ही मस्त रहती हूँ। और मतलब और ना मुझे फर्क पड़ता है कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं, कौन क्या कह रहा है मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है। मेरे मुंह पर आकर बोल रहा है तो मैं उसको जवाब दे देती हूँ और मैं हमेशा अच्छा ही व्यवहार करने की कोशिश करती हूँ। मुंह फट का मतलब मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं मुंह फट हूँ, मैं किसी को कुछ भी बोल दूँ तो उसको हर्ट हो जाए। मैं 100 बार सोचती हूँ कि यार मैंने ये बोला तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सोच समझ के बहुत ही अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं कि उसको अपनी बात मैं जरूर रखती हूँ। अगर मुझे आपने कुछ गलत कहा है तो मुझे अपना बात जरूर रखना है, लेकिन उसका तरीका मेरा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पोलाइट होता है, तो सामने वाले को फर्क पड़ जाए। अच्छा मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने गलत किया और सारे लोगों ने, अच्छी बात ये कि अब आकर उनको गिल्ट फील हो रहा है और मुझे सॉरी बोल के जा रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये मुझे प्राउड फील होता है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो वो लोग मेरे पीठ पीछे बहुत सारे लोग मेरी तारीफ करें, ये आपका अचीवमेंट है कि मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरी तारीफ होती है, लेकिन मेरे पीठ पीछे सच में मैंने 60 to 70% अचीव किया है कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ करते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी, इसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। तो यही आपका अचीवमेंट है कि आपने उनको कभी कुछ कहा नहीं है। आपने अपना बिहेवियर उनके साथ अच्छा ही रखा और अच्छा कर रहे हैं और हमेशा अच्छा दे रहे हैं कि वो उनको गिल्ट है और वो सॉरी बोलते जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि लड़की मुझसे शिकायत क्यों नहीं कर रही है, मुझसे क्यों नहीं कह रही है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। तो ये बहुत अपना प्लस पॉइंट, मेरा नेचर ही नहीं है। ये लोग नहीं आते हैं, मतलब ये लोग मैं लेकिन हमेशा जाती हूँ, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, किसी का फंक्शन हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ और वो मेरे पार्ट है।
भैया ने मेरा शादी, लोग कहते हैं तेरे भैया नहीं देखते शादी नहीं, मेरे को लगता है यार वो तो बिजी रहता है, उसको समय ही नहीं है। हाँ ठीक है, वो नहीं, ये मतलब मेरे को है ही नहीं किसी से उम्मीद। एक ही इंसान जिससे मेरी उम्मीद, जो मेरी खुशी, जो मेरा सब कुछ है, बाकी और किसी से कुछ भी नहीं है। जो अभी आप लड़कियों को देख रहे हो, लड़कियों को, लड़कों को, किसी को भी, मतलब जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या उनको समझाना चाहते हो? लड़कियां तो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, और मुझसे ज़्यादा उनके लाइफ में स्ट्रगल है। मैं तो रोज़ देखती हूँ, मुझे तो लगता है कि भगवान जी ने तो मुझे कमी तकलीफ दी है। मैं तो बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, कहाँ से कितनी लड़कियाँ फेस कर रही हैं प्रॉब्लम और यहाँ तक पहुँच पा रही हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, लॉयल्टी से काम कर रहे हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो भगवान जी बहुत मदद करते हैं। मतलब ईश्वर हमेशा आपके पीछे ऐसे सपोर्ट करके ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं। वो वाली रोशनी आपके पीछे पड़ती रहेगी। और लड़कियों को भी मैं यही कहूँगी कि और हर लड़की बिल्कुल अपने हक के लिए लड़े। मतलब मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, पढ़ाई के लिए भी लड़ाई लड़ी। मेरे घर वालों ने मेरे फॉर्म फाड़ दिया था जब मैं कॉलेज पढ़ने जा रही थी, फॉर्म फाड़ दिया, मुझे बहुत मार पड़ी है। बचपन से काम के लिए भी मार खाई है, शादी के लिए भी मार खाई है, फिर नौकरी करने के लिए मार खाई है, पढ़ाई करने के लिए भी मैंने मार खाई है कि मुझे पढ़ने कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं करना, तो मैंने बहुत मार खाई है। लेकिन मैंने ना वो चीज़ छोड़ी नहीं। मुझे पढ़ना था, मुझे आगे बढ़ना था, ये करना, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना था, लेकिन मुझे पढ़ना था। मुझे एक शौक था, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मैंने गलियों में अपनी लड़कियों को देखा, शादी कर ली है, पढ़े हुए हैं, वही खाना बनाना, वही बच्चे पालना, ये करना, वो करना, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए था। एक अच्छी लाइफ, मैं जब शादी भी करना चाहती थी तो, लेकिन एक अच्छी लाइफ सोच रही थी कि शादी करके अच्छी लाइफ होगी और मैं अच्छा कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। तो वही मैं सबको कहूँगी कि मतलब प्लीज आप लोग ये मत सोचो कि शादी कर लेना ही एक सॉल्यूशन है। पहली बात तो लोग बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम, मेरे साथ पॉलिटिक्स भी इतनी ऑफिस में भी हुई, उसको लेके प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ इतनी मेरी प्रॉब्लम में रही, लेकिन ना मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं रोई हूँ अकेले में, लेकिन मैंने कभी सामने नहीं रोया और हमेशा हार नहीं मानी है। मैं लड़ाई लड़ती गई कि नहीं, ठाइयाँ नहीं खोई मैंने कि गलत रास्ते पे चले गए, गलत ट्रैक पे चले गए या गलत चीजें अपना ली या इस तरह से हरकतें करी, वो मैंने कभी नहीं करी। और आज भी सब लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी है, इसका लोग फायदा उठा लेते हैं। लोग मेरे नेचर को यही कहते हैं कि इसको सब बुद्धू बना देते हैं, इसका नेचर। तो आप अच्छे हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, तो आप अच्छा करिए। तो सब पढ़ाई जरूर करिए या कुछ ना कुछ टेक्निकल जरूर सीखें, कुछ ना कुछ सलोन का काम सीख लो। नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं, सलोन सीख लो, अच्छा पैसा है। सिलाई सीख लो, अच्छा पैसा है। हुनर आपके हाथ में होना चाहिए। आपके पास कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके हाथ में हुनर है तो आप हमेशा खड़े हैं। और जब आपके हाथ में पैसा है तो इज्जत अपने आप होगी। मतलब मेरे मोहल्ले वाले मेरा तो यही सोचते थे, ये इस लड़के के साथ आती है, वो आती है, ऐसा करती है। मेरे ऊपर बहुत कुछ लोगों ने कहा, शादी क्यों नहीं कर रही हो, कब करोगी, तुम्हें लगता नहीं तुम्हारे माँ बाप, मतलब वही लोग बहुत बोलते थे। आज वही लोग मेरे रिस्पेक्ट करते, जब मैं उस मोहल्ले से निकलती हूँ, मुझे बोलते नहीं है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शायद मतलब लड़कियों को डाउन करने का बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल है। उनके कैरेक्टर पर आप उंगली उठा दीजिए तो वो अपने आप डाउन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है, तो शायद आज वो लोग उदाहरण देते होंगे कि भाई गीता से क्यों नहीं सीखते। हाँ, मेरे सर्कल में, मेरे खानदान में, हर जगह, मतलब मैं एक सबके लिए एग्जाम्पल हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम भी होती है कि हर किसी का अलग अलग हुनर है, हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति अलग तरीके का है। तो मतलब लेकिन लोग कहते थे, देखो गीता ने ये कर लिया, गीता ने अचीव कर लिया, गीता ने ऐसा कर लिया। तो मुझे लगता है कि आप किसी को ऐसे कह के नीचा मत दिखाइए, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को। हाँ ठीक है, उनको एक बार कह दिया, महसूस करा दीजिए, ठीक है, लेकिन बार बार कहना कि देखो वो भी तो है, वो तो ऐसा कर रही है, उसने शादी नहीं करी लेकिन खुश है ना, वो तो काम कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, तो तुम भी करो। ऐसा नहीं, मेरे जैसी लाइफ हो सकता है सबको नहीं होती है। मेरे साथ भगवान जी का हाथ है, लोगों का हाथ है, तो सबको नहीं मिलता वो अपॉर्चुनिटी। दो कोविड आए, मैं तब भी स्थिर रही, मैं अपना बिजनेस चलाकर ले आई और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैं कई बिजनेस कोविड के टाइम पर बंद हो गए, सब सारी चीजें हुई, मैंने सब कुछ फेस किया और मैं यहाँ पर हूँ। तो मतलब ये चीजें मैं अपने घर वालों, मतलब मेरे भी खानदान में सब चल रहा था, गीता गीता गीता। पहले तो लोग मेरे को ये समझते ही नहीं थे, ऐसा था कि काली सी है, ऐसे खराब दिखती है, इसकी कहाँ ही शादी होगी, ऐसे हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद ये हो कि गीता यहाँ बन गई तो तुम देखो, तुम भी उसे सीखो, करो। तुम दूसरा बच्चा ना मतलब अजीब सा सोच है, उसमें कॉम्प्लेक्स आ गया कि मुझसे वो चढ़ने लगा कि यार हर समय इन्हीं को लोग कह रहे हैं, इन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वो चीज मत करिए।
कि किसी को कॉम्प्लेक्स हो जाए, मुझसे चिढ़ हो जाए। और अब समझाने का अलग अलग तरीका है, आप समझा सकते हैं, बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकते हैं। और मेरे से ज़्यादा बहुत सारे सक्सेसफुल वुमेन्स हैं और बहुत सारे उनके लाइफ में स्ट्रगल रहे हैं, तो उनको एडमायर करिए और पॉजिटिव रहिए, अच्छा करिए, सच बोलिए। सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और अपनी बात हमेशा रखिए, लेकिन बात करने का तरीका सीधा और सही होना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे और अपनी बात भी अब्सर्व कर दिल में नहीं रखना चाहिए कोई चीज़। तो मैं यही कहूँगी सारे बच्चों से, जितनी भी लड़कियां हैं आने वाली, गलत चीज़ें मत, शॉर्टकट मत अपनाइए, है ना। बहुत सारे तरीके मेरे पास भी, सोचो मैं तो अकेली हूँ, सिंगल हूँ, मैं कुछ भी करूँ, रात में भी जाऊँ कहीं, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैंने गलत राह कभी भी नहीं अपनाई। और ना मुझे पसंद है कि कोई भी ऐसा करे और अपने पेरेंट्स को हर्ट करे या समाज को हर्ट करे। हम समाज में रह रहे हैं तो समाज की तो हमें देखनी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी। मुझे लगता है कि गीता ये जरूर कहना चाहती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल। मतलब लगातार प्रयास करते रहना, मैंने वही किया, कभी हार नहीं मानना, कभी नहीं हारनी, ये बहुत जरूरी है ना। बहुत सारी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, कभी कई बार हम एक्सक्यूज देते हैं, हमें ये नहीं मिला इसलिए हम ये नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, उनको ये सीख लेनी चाहिए आपसे, है ना, कि विदाउट एनी सपोर्ट, कुछ सपोर्ट नहीं था आपके पास में, लेकिन आप यहाँ पर हो, तो आप कर सकते हो, तो सब कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ईमानदारी, मेहनत, हार नहीं माना और सीधे शॉर्टकट कुछ नहीं। बिल्कुल। देखो मैंने पढ़ाई करी, ट्यूशन पढ़ाई की करी, मेरे घर में खाने को नहीं था, मतलब मम्मी बस वो चाय बना दे, पराठा बना, वही खाकर हम लोग जिंदगी चला रहे थे अपनी, दिन भर वही चाय पराठा ही खा रहे हैं, नमक में पराठा लगा खा रहे हैं, रोटी में नमक लगा। तो ऐसे ही हमने जिंदगी अपनी बिताई है, ट्यूशन पढ़ा के बिताई है। और लेकिन ये चीज़ है कि हम बहुत सारे ट्रिक्स मैंने अपनाए पैसे कमाने के, मैंने ट्रिक्स जरूर अपनाए, लेकिन सही तरीके। जैसे कि क्या हुआ कि मुझे अपने लिए एक ड्रेस खरीदनी थी, सिमरन वाली मूवी आई थी जो DDLJ, मुझे एक ड्रेस खरीदनी थी, मेरा बहुत मन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मैं कैसे को, तो मैंने ना एक नकली नंबर ट्राई खुद ही बना लिया, ऐसे छोटी छोटी पर्चियाँ बना ली नंबर ट्राई वाली, और कुछ टॉफीज खरीद लाए, 5 रुपए थे मेरे पास, टॉफीज और पेंसिल और रबड़ ले, सब बच्चों को कहते थे नंबर इसमें पर्ची खोलो तो इनाम मिलेगा। तो बच्चे मेरे पास आने लगे तो खोलते थे, तो उसमें ना टॉफी निकलती थी, तो मैंने ना वो 5 रुपए से मतलब 150 रुपए बनाए थे, उस 5 से मैंने 150 बनाए, तो मेरा 150 रुपए में वो ड्रेस आ गई थी मेरी, मेरा काम हो गया था। मतलब शुरू से ही बिजनेस का दिमाग था गीता के पास। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, वो मैंने गांगने में डांस किया, तो मैंने वहाँ 150 कमा लिए। फिर मैंने ये किया, मुझे वही ड्रेस लेनी थी, तो उसमें 150-200 की आ रही थी वो ड्रेस, मिनी ड्रेस आ रही थी, तो मैंने वो खरीदी। मैंने अपनी चीज शौक पूरे किए, मुझे लाइनर लेना था, मुझे रोलर्स लेने थे, तो मैं एक ही रोलर लेके मैंने 10 रोलर कर लिए थे, कुछ पैसे इकट्ठा करके, ट्यूशन पढ़ा के, या कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी ऐसी चीजें, तो मैं पैसे इकट्ठा करके ना रोलर ले लिया कि मुझे बाल कर्ल करने हैं, मुझे लिपस्टिक लेनी है, तो मैंने अपने शौक कभी नहीं मारे, शौक भी पूरे किए और मेहनत करी और ईमानदारी से रही। आप अगर सही हैं तो कोई आपसे गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल। कि और वही है जो आप बार बार जोर दे रहे हो कि शॉर्टकट नहीं है सफलता का, वो आपको लंबा रास्ता चुनना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, लास्ट में बस गीता, अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि एक शब्द में गीता को कैसे बांधो? सीधी, सरल और बहुत ही इमोशनल। मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही हेल्पफुल। इस तरह से मेरा मतलब यही है कि मैं ईमानदार हूँ, इमोशनल बहुत हूँ, तो कहीं भी रो देती हूँ मैं, तो मेरे तो आंसू तुरंत टप टप बहने लगते हैं, तो ऐसी हूँ मैं। गीता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी ऐसी कहानियाँ, ऐसे पक्ष दिखाए तो जो जनरली लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना। तो अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ को देखें और समझें और इंस्पायर हों गीता की स्टोरी से, एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे की चुनौतियों को जानकर एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं और जहां हम जाना चाहें वहां हम जा सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है दृढ़ विश्वास का और सही रास्ता चुनने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीता। अरे कोई बात नहीं है, प्लेटफॉर्म पे बोल पा रही हूँ तो शायद आपका ये चैनल खूब चले और खूब सारे लोग मेरी स्टोरी सुने और उन तक पहुँचे। और बिल्कुल मैं सब बच्चों से यही कहूँगी, जितनी भी लड़कियां हैं हमारे साथ, कि ये लड़के भी हैं, सब बिल्कुल अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें और सफलता ज़रूर मिलती है। प्लीज़ आप बिल्कुल डिसहार्टेड मत होइए, परेशान मत होइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, बस रास्ता सही होना चाहिए आपका, है ना। हिम्मत नहीं हारनी है हमें। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में। धन्यवाद।